नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। उत्तर प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। आज बुलंदशहर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। न्यू खुर्जा जंक्शन पर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जंक्शन में मालगाड़ी को रवाना करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर जनता को संबोधित करेंगे। तो बुलंदशहर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यहां पर मालगाड़ी को रवाना करेंगे न्यू खुर्जा जंक्शन पर पहुंचकर और साथ ही जनता को भी संबोधित करेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज बुलंदशहर दौरे पर रहेंगे। सुरक्षा के तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं और आज न्यू खुर्जा जंक्शन पर पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ मालगाड़ी को रवाना करेंगे, हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और इसके साथ ही जनता को भी सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। बुलंदशहर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यहां पर न्यू खुर्जा जंक्शन पर पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ मालगाड़ी को रवाना करेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर अमरेंद्र प्रताप जुड़ चुके हैं। अमरेंद्र, आज सीएम योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर दौरे पर रहेंगे, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? अमरेंद्र, की जानकारी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वहां आज जो विकास परियोजनाएं हैं उनकी हकीकत को परखेंगे और इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने जिले के दौरे के दौरान न्यू खुर्जा रेलवे स्टेशन पर उनका कार्यक्रम लगा है, जहाँ से वो वंदे भारत ट्रेन को रवाना करेंगे और उसके अलावा एक सभा को भी वो संबोधित करेंगे, ऐसी जानकारी आ रही है। बिल्कुल अमरेंद्र, लेकिन देखा जाए उत्तर प्रदेश में तो लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ अलग अलग जिलों में जाकर नई नई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करके जनता को सौगातें दे रहे हैं। तो इसका एक पीछे की ये वजह भी मानी जाए कि लोकसभा चुनाव है सर पर और उसके देखते हुए ये लगातार सौगातें जनता को लुभाने के लिए दी जा रही हैं। अमरेंद्र, बिल्कुल, देखिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव एक बहुत बड़ा इवेंट है और लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी जो कि देश की सत्ता में है और उत्तर प्रदेश राज्य की भी सत्ता में है, पार्टी बिल्कुल कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। पार्टी लोकसभा चुनाव का ऐलान होने से पहले, चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले पार्टी ढेर सारी विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा। जैसे आज बुलंदशहर दौरे के बाद शाम को 4 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम है जिसमें वो नगर विकास विभाग की 11,000 करोड़ से भी ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों को, अपने द्वारा चलाई गई परियोजनाओं को पूरी तरीके से जनता में मैसेज के रूप में इसलिए देना चाहती है कि लोकसभा चुनाव के दौरान इसका फायदा मिल सके। बिल्कुल अमरेंद्र, लेकिन यहाँ पर एक ये भी वजह मानी जा सकती है कि चुनाव से पहले जो भी वादे किए गए थे बीजेपी की तरफ से वो भी चुनाव से पहले पूरे किए जा रहे। तो जनता को एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी चुनाव से पहले जो वादे करती है वो निभाती भी है। अमरेंद्र, बिल्कुल, देखिए, मैसेज पॉलिटिक्स में अभी तक भारतीय जनता पार्टी अन्य दलों से आगे दिखाई पड़ रही है, चाहे फिर वो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम हो और चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम हो। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री ने आजमगढ़ से जब शुरुआत की, आजमगढ़ में जब एक बड़ी जनसभा, बड़ी रैली की और आजमगढ़ से देश के 5 बड़े, मतलब उत्तर प्रदेश के 5 बड़े जो हवाई अड्डे हैं उनका लोकार्पण भी किया और भोजपुरी में एक संवाद किया। और इसी के साथ इतना ही नहीं, भोजपुरी के 4 सिने स्टार को टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल में भाजपा कमजोर पड़ी थी। पूर्वांचल में भाजपा के कमजोर पड़ने से और सपा के पूर्वांचल में बाजी मार ले जाने से भारतीय जनता पार्टी की सीटें पिछले 2017 के चुनाव से 2022 के चुनाव में कम रह गई। तो अब भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल को अपना गढ़ बनाकर पूर्वांचल में अच्छा प्रदर्शन कर और अपनी स्थिति को और सुधारना चाहती है। और इसी के तहत चाहे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, मैसेज पॉलिटिक्स में तो आगे दिखाई पड़ रहा है। आ रहे हैं जी, बिल्कुल अमरेंद्र, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं बल्कि सीएम योगी आदित्यनाथ हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे फिर वो महिला हो, युवा हो, किसान हो, और तमाम इनकी तरफ से परियोजनाएं, तमाम योजनाएं को लाया जा रहा है धरातल पर। उससे क्या लगता है कि आगामी चुनाव में इसका बढ़ चढ़ का फायदा बीजेपी को मिलने वाला है? अमरेंद्र,
देखिए, चुनाव में क्या कुछ होगा रहा है तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी जो दिखाई पड़ रहा है, अभी जो जानकारों द्वारा बताया जा रहा है, उससे यही लग रहा है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मैसेज पॉलिटिक्स में आगे दिखाई पड़ रही है। और कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देता हुआ विपक्ष अभी नहीं दिखाई पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश विपक्ष के नाम पे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का एक गठबंधन है। उन्होंने 17 सीट समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को दी है और बाकी सीटों पर वो खुद लड़ रहे हैं या किसी और को देंगे। एक सीट उन्होंने चंद्रशेखर आजाद रावण को दी है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो देश में भारतीय जनता पार्टी के सम्मुख सबसे बड़ा विपक्ष है, उत्तर प्रदेश में तो वो पहले ही हार अपनी मान लिए हैं, मात्र 17 सीटों में संतोष कर लिया है। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में अभी भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अमरिंदर तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू होते ही पूरे देश में सुरक्षा के मद्देनजर जगह जगह फोर्स तैनात कर दिए गए हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश के रामपुर में भी चुनाव और सड़कों पर फोर्स का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। ये कानूनी भारतीय सदन में साल 2019 में पारित किया गया था। तो आपको बता दें कि इसके बाद आज कुछ समय पहले इस कानून को पूरे देश में लागू किया गया है। वहीं रामपुर में इस कानून के लागू होने के बाद सड़कों पर फोर्स का मूवमेंट देखा जा रहा है। तो CAA के लागू होने के बाद हर जगह पर फोर्स तैनात कर दी गई है। देश में जहां CAA कानून लागू हुआ है उसके बाद चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सारे जिलों के SSP और SP को आदेश दिए हैं कि चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात रहेगी और निगरानी की जाएगी। वहीं रामपुर में देखने को मिल रहा होगा, मैं अपने कैमरामैन चाहूँगा दिखाएंगे कि भारी मात्रा में फोर्स यहाँ पर गश्त कर रही है और इस बात का बिल्कुल निगरानी बनाई हुई है कि बिल्कुल, क्योंकि बड़ी बात यह कि कल से रमज़ान है और उसके मद्देनज़र आज CAA कानून लागू हुआ है। उसके बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है रामपुर में और इसी के मद्देनज़र फोर्स जो है चप्पे चप्पे पर तैनात है और जगह जगहों पर फोर्स चेकिंग भी कर रही है और सुरक्षा दृष्टि से जगह जगह चौराहों पर, रोडों पर फोर्स। और CAA की नोटिफिकेशन केंद्र सरकार ने जारी कर दी है। वहीं राजधानी लखनऊ में पुलिस बल अलर्ट मोड पर आ गया है और ADCP सेंट्रल मनीषा सिंह के साथ पुलिस बल ने पैदल मार्च किया है। और खबर उन्नाव से है, जहां आगामी लोकसभा चुनाव, होली और रमजान के पर्व को देखते हुए पुलिस और BSF ने सोहरामऊ क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला। बता दें कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से ये फ्लैग मार्च निकाला गया है। वहीं पुलिस को सड़कों पर देखकर लोगों में भी अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। दरअसल मामले की जानकारी पर लोगों ने राहत की सांस भी ली है और पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। और मुजफ्फरनगर पहुंची महिला विकास और बाल कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य ने पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान कहा कि सरकार बच्चों के स्वास्थ्य के लिए कार्यक्रम चला रही है। जो बच्चे कमजोर हैं और कुपोषित हैं उन्हें जिला अस्पताल की NRC में 15 दिन के लिए भर्ती करवाकर उपचार दिया जा रहा है। उन्होंने विशेषकर मुस्लिम महिलाओं से अनुरोध किया है कि वो अपने कुपोषित बच्चों के प्रति गंभीरता बढ़ाते हुए उनका उपचार करवाएं। और यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मनरेगा और मनरेगा कन्वर्जेंसी विभिन्न विभागों द्वारा कराए जा रहे कामों पर लगातार पैनी नजर रखी जाए, कार्यों को लगातार निरीक्षण किया जाए और फील्ड विजिट करते हुए नियमित रूप से समीक्षा की जाए। बता दें कि सिद्धार्थनगर में मनरेगा के तहत कराए गए कार्यों में अनियमितता की शिकायत IGRS पर हुई थी और जिसका ग्राम विकास आयुक्त ने संज्ञान लिया था और इस मामले में 4 अभियंतों से वसूली के आदेश दिए गए हैं।
और राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल की मौजूदगी में लॉटरी के माध्यम से 224 आवास आवंटित किए गए। पीएम आवास योजना के तहत गरीब बेसहारा परिवारों को आवास आवंटित किए गए और इस दौरान एमडीए विभाग के उपाध्यक्ष और सचिव भी मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि 224 आवास लॉटरी के माध्यम से गरीबों को आवंटित किए गए। लॉटरी के माध्यम से ये आवासों का आवंटन किया गया। पीएम आवास योजना के तहत 224 आवास का आवंटन किया गया है। दरअसल ये आवास लॉटरी के माध्यम से गरीबों को आवंटित किए गए हैं। 224 ऐसे आवास हैं जो लॉटरी के माध्यम से गरीबों को आवंटित किए गए हैं। पीएम आवास योजना के तहत इनका आवंटन हुआ है और 224 आवास लॉटरी के माध्यम से गरीबों को दिए गए हैं। पीएम आवास योजना के तहत लगातार गरीबों को घर दिए जा रहे हैं, आवास दिए जा रहे हैं और इसी कड़ी में ये आवंटन की योजना की गई और 224 आवास लॉटरी के माध्यम से गरीबों को दिए गए। एक बॉक्स में चिट डाली गई और उस चिट से गरीबों को उनके आवास दिए गए। एमडीए के द्वारा पीएम आवास योजना के तहत पूल आवास निर्मित किए गए हैं। इसमें कुल 224 मकान निर्मित हैं, जिनके सापेक्ष कुल 292 आवेदन प्राप्त हुए हैं। तो उसमें जो दिव्यांग श्रेणी और महिला श्रेणी, उभयलिंगी श्रेणी और वरिष्ठ नागरिक श्रेणी है, इनके आरक्षण को मिला के कुल टोटल 292 आवेदन प्राप्त हुए हैं और उसी के लॉटरी के माध्यम से बहुत पारदर्शी तरीके से उनका आवंटन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त एक आरक्षित सूची भी तैयार की जा रही है, जिनको आवंटन नहीं किया जाएगा, लेकिन उनकी लाभार्थियों की सूची तैयार कर ली जाएगी कि अगर किसी कारण से किसी का आवंटन निरस्त किया जाता है तो उनको वेटिंग लिस्ट से उठा के उनको दिया जा सके। सपा सांसद डिंपल यादव मैनपुरी के नवाटीडा में एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुई, जहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने शाक्य मतदाता की नाराजगी के सवाल पर कहा कि कोई शाक्य मतदाता नाराज नहीं है और उन्होंने कहा कि आलोक शाक्य हमारी पार्टी के मजबूत स्तंभ है। वो बीएसपी से गठबंधन पर डिंपल यादव ने कहा कि जो गठबंधन होना था वो हो चुका है और इसके अलावा मैनपुरी से केशव प्रसाद मौर्य के चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा कि जनता बहुत जागरूक है, वो जानती है कि किसने मैनपुरी में सबसे ज्यादा काम कराया है। अभी धीरे धीरे तैयारी और तेज सी पकड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाए, बता रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य की किस तरीके से चुनाव लड़ने की। कोई ना कोई प्रत्याशी तो आएगा भाजपा की तरफ से। हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, भाजपा वाले अपनी तैयारी कर रहे हैं। शाक्य प्रत्याशी पर दाव खेलना चाह रहे हैं। सुनने में आया था कि आलोक शाक्य प्रत्याशी एमएलसी बनने वाले थे, इसके बाद में उनका नाम कटा तो शाक्य मतदाता नाराज हो सकता है। कोई शाक्य मतदाता नाराज नहीं होगा। आलोक शाक्य जी हमारे समाजवादी पार्टी के मजबूत स्तंभ है मैनपुरी से और हम सब लोग बहुत ही नोएडा में अपराध को लेकर पुलिस काफी सक्रिय रहती है, लेकिन अपराधी भी हर रोज नए नए तरीके से अपने अपराध को अंजाम देकर पुलिस को चौंका देते हैं और इसी कड़ी में एनसीआर क्षेत्र में सक्रिय ठग गैंग द्वारा गाड़ियों का शीशा तोड़कर लैपटॉप चोरी करने की वारदात को अंजाम देने का काम किया जा रहा था। और इसी बीच नोएडा के थाना सेक्टर 113 क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ के बाद पुलिस ने अंतर्राज्यीय ठग गैंग मदन गिरी के 2 सदस्य को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इस मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लग गई है, वो दूसरा और साथी दूसरे मौके से फरार हो गया है और इसके पास से पुलिस ने चोरी के लैपटॉप, मोबाइल और मोटरसाइकिल, तमंचा, कारतूस सहित तमाम चीजें बरामद की हैं। सेक्टर 113 पुलिस की अंतर्राज्यीय ठग गैंग के साथ मुठभेड़ हुई है। हमारी टीम चेकिंग कर रही थी, इस दौरान 2 बदमाश आते हुए दिखाई दिए, जिनको रोकने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। जब अभी फायरिंग में एक बदमाश घायल हुआ। घायल बदमाश की पहचान अमन के रूप में हुई है, जो मदनगिरी थाना अम्बेडकर नगर दिल्ली का रहने वाला है। दूसरा बदमाश अभिषेक है, दोनों साथी हैं, दोनों अंतर्राज्यीय गैंग के सदस्य हैं। इनके पास से कई लैपटॉप बरामद हुए हैं, एक मोटरसाइकिल बरामद हुई जो दिल्ली से चोरी की गई है।
चलिए अब बात करते हैं उत्तराखंड की खबरों की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को 1052 करोड़ की बड़ी सौगात दी है। पीएम ने रुद्रपुर बाईपास का वर्चुअली शिलान्यास किया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रतिनिधि के तौर पर देहरादून IRDT ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के कृषि और कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी वर्चुअल माध्यम से जुड़े। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी उपस्थित रहे और इस दौरान गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। उन्होंने उत्तराखंड को कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं दी हैं और सौगातें भी दी हैं। नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 10 साल के अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग के क्षेत्र में 2014 से पहले जितनी सड़कों का निर्माण हुआ था उससे कहीं अधिक सड़कों का निर्माण 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज 1 लाख करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से द्वारका गुड़गांव एक्सप्रेसवे है। और खटीमा में मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना के तहत समूह की महिलाओं को प्रमाण पत्र बांटे गए हैं। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने लखपति दीदी योजना को वर्चुअली संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने बताया कि 2025 तक 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं प्रदेश में अभी तक 35,000 महिलाओं को लखपति बनाया जा चुका है। वहीं सहायक खंड विकास अधिकारी ने बताया कि लक्ष्य और 2025 तक 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाया जाए और इसी के अंतर्गत खटीमा में लखपति दीदी प्रमाण पत्र में सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री जी द्वारा सुबह लाइव कार्यक्रम में हमारे लखपति दीदी को संबोधित किया गया था और प्रमाण पत्र वितरण का भी कार्यक्रम किया गया था। इसी क्रम में आज हमारे संपूर्ण प्रदेश में मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना के अंतर्गत सम्मान पत्र वितरण किए जा रहे हैं और खटीमा ब्लॉक में भी आज सम्मान पत्र वितरण का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस लखपति दीदी सम्मान योजना के अंतर्गत प्रदेश की 1,25,000 महिलाओं को 2025 तक इनकी। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 11 प्रस्तावों पर मोहर लगी। सचिव शैलेश बगौली ने बताया कि इन 11 प्रस्तावों में 5 दिवसीय हेली दर्शन कार्यक्रम को मंजूरी देने के साथ ही उत्तराखंड सेवा नियमावली को मंजूरी दी गई है, जिसे 2030 तक तैयार करने की नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके अलावा लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना पर धामी कैबिनेट ने मुहर लगाई है। साथ ही उच्च शिक्षा के तहत राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले 100 शोधार्थियों को 5,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। और वहीं शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षक की भर्ती के लिए BA डिग्री की अनिवार्यता को समाप्त किया गया है। उड़ान योजना के अंतर्गत जो भी हमारे प्रदेश के अंदर सेवाएं चल रही हैं, वहाँ पे समूह क के अलावा समूह ख के जो हमारे अधिकारी हैं उनको भी DA में या LTC में अगर वो प्रदेश के अंदर जाते हैं या शासकीय यात्रा जो करते हैं, शासकीय यात्रा में या जो LTC वगैरह करते हैं प्रदेश के अंदर, तो उसमें भी उनको उड़ान योजना में उनको फैसिलिटी दी जाएगी। और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को कांग्रेस हाईकमान ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उड़ीसा का ऑब्जर्वर बनाया गया है। और आपको बता दें कि हरक सिंह
हरिद्वार से टिकट के दावेदार में शुमार थे, लेकिन जिम्मेदारी मिलने के बाद माना जा रहा है कि वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहीं हरक सिंह को मिली नई जिम्मेदारी पर बीजेपी का मानना है कि उत्तराखंड में उनकी राजनीतिक पारी खत्म होने की ओर है। और आपको बताते चले कि बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता गौरव पांडे ने हरक सिंह रावत पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस हरक सिंह को लेकर सीरियस नहीं है। खुद हरक सिंह रावत को सोचना चाहिए कि चुनाव से पहले उन्हें उड़ीसा क्यों भेजा गया है। और हरक सिंह रावत को लेकर बीजेपी प्रवक्ता गौरव पांडे के दिए गए बयान पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि जो लोग राजनीति में रहते हैं वहां उतार चढ़ाव आते रहते हैं। उन्होंने कहा कि हरक सिंह पर ईडी की कार्रवाई करवाकर बीजेपी ये समझा रही है कि उनका राजनीतिक जीवन समाप्त हो गया है, तो ये गलत है। और बीजेपी इस भ्रम में ना रहे कि जिस पर ईडी की कार्रवाई होती है वो दोबारा राजनीति में सक्रिय नहीं हो सकता है। और पौड़ी जिले में लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स का यहां पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। आपको बताते चले कि सशस्त्र सीमा बल के जवानों की एक कंपनी पौड़ी जिले में पहुंची, जिन्हें एसएसपी ने प्लाटून वॉर बांटर, पौड़ी, श्रीनगर और कोटद्वार की जिम्मेदारी सौंपी है। शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जवान फ्लैग मार्च निकालेंगे और जिससे लोकसभा चुनाव प्रभावित ना हो और शांति व्यवस्था जिले में बनी रहे। आचार संहिता लगने से पहले ही पैरामिलिट्री फोर्स ने जिले में अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। एक कंपनी जो है एसएसबी की वो यहाँ पहुँच चुकी है और इसको उनके जो प्लाटून वार हम इनको डिवाइड कर रहे हैं। एक प्लाटून हमारी श्रीनगर में, एक पौड़ी में और एक कोटद्वार में लगातार रहेगी और इनके द्वारा जो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तहत लगातार फ्लैग मार्च किया जाएगा। जो हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, पिकेट पॉइंट्स, जहाँ जहाँ हमारी चेकिंग होगी, जहाँ हमारी एसएसटी तैनात है, उनके साथ उनकी। और खबर रुद्रपुर से है, जहां उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सिडकुल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन और व्यापार मंडल पदाधिकारियों से मुलाकात की और लोकसभा चुनाव में जारी होने वाले पार्टी के घोषणा के लिए सुझाव लिए। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह दावा किया कि बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 5 लोकसभा सीट पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। निशंक ने उत्तराखंड को देश के सभी पर्वतीय राज्यों में सबसे तेज गति से विकास करने वाला राज्य बताया। निशंक ने प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के सपने को पूरा करने में उत्तराखंड की अहम भूमिका बताई। हम न केवल जीतेंगे बल्कि ऐतिहासिक जीत को दर्ज करेंगे, ऐसा इस समय में माहौल देख रहा हूं। उत्तराखंड, मुझे याद आता है कि जब उत्तराखंड राज्य का निर्माण हो रहा था तो उस समय काफी बड़ा आंदोलन चल रहा था। उधम सिंह नगर को उत्तराखंड में नहीं रहना चाहिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज।